इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो कब ज़्यादा होगी? जब रिएक्टेंट या क्रियाकारक अणु ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और उत्पाद की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ध्यान में ये रखना है कि चाहे अभिक्रिया एक्सोथर्मिक हो, चाहे अभिक्रिया ऊष्मा शोषी वाली हो, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, वो एक मैक्सिमा से गुजर कर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगी। कोई भी अभिक्रिया संपन्न तभी होगी जब उसको इस मैक्सिमा तक पहुंचने के लिए, इस ऊर्जा के शिखर तक पहुंचने के लिए ऊर्जा प्रदान की जाए, जिसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी कि हर अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए एक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। तो इसे प्रोवाइड कराने के लिए जैसा कि अभी बताया गया कि इफ़ेक्टिव कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी, उससे ये फैक्टर कंपनसेट होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी को प्राप्त किया, एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर के जिस ऊर्जा के शिखर पर या मैक्सिमा पर ये जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। यानी इस समय क्रियाकारक क्रियाफल या प्रोडक्ट के बदलने की मध्य की स्थिति में है, संक्रमण की अवस्था में है। ना पूरी तरह से वो क्रियाकारक है, ना पूरी तरह से वो क्रियाफल में कन्वर्ट हुआ है, ना कोई बॉन्ड कंप्लीटली बन चुका है और ना ही कोई पुराना बॉन्ड कंप्लीटली रप्चर हुआ है। तो ये जो अभिक्रिया है, इसके संपन्न के लिए ये EA यहाँ पर बता रहा है सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी को। आगे बात करते हैं कि कई बार ये रिएक्शंस, ये जो हमने बात की हैं, ये सभी हैं एक पद में संपन्न होने वाली। चाहे हमने ये कर्व लिया हो, इसकी बात करें या इसकी, ये सभी एक पदीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं। यानी कि अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है। बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो मैक्सिमा हमें मिल रही हैं, दो संक्रमण अवस्थाएं मिल रही हैं, और ऐसा तब होता है जबकि अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है। तो ये पहला पद हुआ, क्रियाकारक को जब एक्टिवेशन एनर्जी प्रदान की गई, ये करेक्शन करना हमको ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि 0 से लेकर के इस मैक्सिमा तक पहुँचने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो है संक्रमण अवस्था। ये एनर्जी संक्रमण अवस्था है। तो ये हो गया EA1, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हुई धीरे धीरे एक लोअर एनर्जी स्टेट वाली अवस्था में, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और उसके बाद पुनः ये दूसरी संक्रमण अवस्था आई, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा, इसके लिए भी ज़रूरत हुई है। तो इसे हमने कहा EA1। जो पहले पद के लिए सक्रियण ऊर्जा थी वो EA1, और जो दूसरे के लिए है वो EA2। और फाइनली फिर ये प्रोडक्ट या एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गई। तो जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए इस तरह का कर्व हमें मिलेगा। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो मैक्सिमा पर शो की जाएगी। और इसी तरह से ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद फिर हम समझ पाएंगे आगे के हैलोजिनेशन के कर्व को। तो इस कर्व की हम बात करते हैं। इधर हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये अभिक्रिया का वो पद है जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल किससे रिएक्शन कर रहा है? मीथेन से, और बना रहा है मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट सबसे पहले, जिसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और इसको जब 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिली, एक्टिवेशन एनर्जी मिली, तो ये मैक्सिमा पर पहुँचा और उसके बाद फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का बीच का जो गैप है ये है +1 किलो कैलोरी पर मोल। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, फर्स्ट स्टेप के बारे में, जहाँ पर क्लोरीन दे रहा है 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगेन एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, ये कर्व हम ले रहे हैं। इस कर्व में हमें ध्यान देना होगा कि ये जो रिएक्टेंट क्लोरीन है मॉलिक्यूल,
ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं जो कि हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया को अपने मैक्सिमा तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, या हम कहें तो E A वास्तव में यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है। तो एक्चुअली में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना, या हम कह सकते हैं कोई नया बॉन्ड बना नहीं। बॉन्ड टूटा तो सही, जैसे होमोलिसिस हुआ, Cl बॉन्ड टूटा, लेकिन कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर 0 है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, जो ये गैप है, जो 58 किलो कैलोरी पॉजिटिव में है प्लस 58 किलो कैलोरी पर मोल, ये है इसकी डेल्टा H या अभिक्रिया की ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। इस स्टेप में हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 मिथाइल फ्री रेडिकल क्या कर रही हैं, एल्केन बना रही हैं या इथेन यहाँ पर बना रही हैं। तो इस स्टेप में भी क्या हो रहा है, ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, कोई पुराना बॉन्ड टूट नहीं रहा, नई बॉन्ड बन रही हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा H है वो है 88 किलो कैलोरी पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी अगेन यहाँ पर कैसी है, 0। ये स्टेप हम देख चुके हैं। क्लोरीनेशन की तरह ही ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब मीथेन पे अटैक करेंगे, HBr बनाएंगे और मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे, उस समय जो हमें कर्व प्राप्त होगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है 18 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि जो डेल्टा H है, अभिक्रिया की ऊष्मा है, उसकी वैल्यू है 16 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, ये वाला जो स्टेप है ये कैसा है, जैसे क्लोरीनेशन में था उसी की तरह से एंडोथर्मिक ये स्टेप है। अब बात करते हैं कि यदि हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन देखें, किसका, आइसोब्यूटेन का, 2 मिथाइल प्रोपेन हम ले रहे हैं, इसका यदि हम क्लोरीनेशन की बात करें और ब्रोमिनेशन की बात करें, तो क्लोरीनेशन से दोनों तरह के प्रोडक्ट्स इसमें बन सकते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट भी बन सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, जहाँ पर जो शीर्ष के टर्मिनल जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन वहाँ पर सब्सटीट्यूट हुआ है, क्लोरीन वहाँ पर आया है, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है 63%। जबकि जो टर्शरी कार्बन पर, यानी कि इस वाले कार्बन पर, बीच के कार्बन पे भी क्लोरीन आ सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस होकर के करके क्लोरीन आ सकता है, तो ये प्रोडक्ट बना है 37%। तो क्लोरीनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो प्राइमरी है, जबकि ब्रोमिनेशन में हम देख रहे हैं कि प्राइमरी जो हेलो सब्सटीट्यूटेड एल्केन है वो सिर्फ और सिर्फ 1% बनी है, जबकि जो टर्शरी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बना है, 99% बना है। तो इसका कारण भी हम देखते हैं, ऐसा इसलिए है कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की सेलेक्टिविटी अलग अलग है, चयनात्मकता या वर्णात्मकता जिसे हम कहते हैं। क्लोरीन टर्शरी के लिए जो ससेप्टिबल है या सेलेक्टिविटी है इसकी वो 5, सेकेंडरी के लिए 3.8 और प्राइमरी के लिए हम माने 1। तो प्राइमरी के लिए अगर इसकी सेलेक्टिविटी 1 होगी तो सेकेंडरी कार्बन पर जाने के लिए 3.8 होगी और टर्शरी पे जाने के लिए 5 होगी। लेकिन ब्रोमिनेशन में यदि हम बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, जो रेशो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर प्राइमरी के लिए 1 लें तो सेकेंडरी के लिए 82 और टर्शरी के लिए है 1600। तो इतना ज़्यादा सेलेक्टिव है ब्रोमीन टर्शरी कार्बन पे सब्सटीट्यूट होने के लिए, जाने के लिए, या उसके लिए इसकी सेलेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए जो टर्शरी ब्रोमो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसा कि अभी हमने देखा 99% तक हमको यील्ड मिलती है। बात करते हैं कर्व के बारे में कि क्लोरीनेशन का यदि हम कर्व देखें, आइसोब्यूटेन के क्लोरीनेशन का, तो इस तरह का कर्व हमको मिलता है। प्राइमरी के लिए हमें ये इस तरह का कर्व मिल रहा है। यहाँ पे एनर्जी जो है टर्शरी से इसकी एनर्जी कम है। एक्टिवेशन एनर्जी यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है प्राइमरी, तो प्राइमरी के लिए
ये वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बन रहा है टर्शरी के लिए। तो टर्शरी के लिए जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा है या एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, जबकि हम प्राइमरी के लिए देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कितनी क्लैरिटी है इसमें, ब्रोमिनेशन में हम देख रही हैं कि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी टर्शरी के लिए कम है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी भी कंपैरेटिवली प्राइमरी के टर्शरी में काफ़ी कम है। तो इस वजह से जो टर्शरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं।